हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग पीट। विश्वास बैच के अंदर हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर आज हम एक अपना इंपॉर्टेंट जो ओबीजे के अंदर टॉपिक रहने वाला है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस कि प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटिक मेलाइटस क्यों होता है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। देखो, डायबिटिक मेलाइटस दो टाइप का होता है, डायबिटिक मेलाइटस 1 एंड 2, ठीक है। लेकिन गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस जो होता है ये कोई भी टाइप नहीं होता। ना तो ये डायबिटिक मेलाइटस 1 का वन के अंदर आता है, डायबिटिक मेलाइटस फर्स्ट के अंदर भी नहीं आता, डायबिटिक मेलाइटस सेकंड के अंदर भी नहीं आता। नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें कि नॉर्मली होता क्या है, क्या होता है नॉर्मली, नॉर्मली अगर हम बात करें कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ग्लूकोज होता है, क्या ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज होता है। और इसको चेंज करने वाला जो एंजाइम होता है, जो हार्मोन होता है, उसको बोला जाता है इंसुलिन। उसको क्या बोलते हैं हम? इंसुलिन बोलते हैं। और ये जो इंसुलिन होगा ये रिलीज होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से। कहां से रिलीज होता है? पैनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन, जो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या रहेगा, रेगुलेट रहता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बना रहता है या रेगुलेट रहता है। अब क्या होगा, डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में या तो इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाएगा या फिर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है और इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरग्लाइसीमिया। और यही कॉज करता है डायबिटिक मेलाइटस। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होने का क्या कारण है वही जानेंगे अभी हम, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा यही देखते हैं अभी की। देखो, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है ना। ना तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ना घटता है। जैसा नॉर्मल जो कंडीशन होती है बॉडी की, उसके टाइम पे जैसा जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस नहीं प्रेजेंट होगा, या फिर बोल सकते हैं ग्लूकोज का लेवल फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। फीमेल की बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाएगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपने को? इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? फीमेल की बॉडी के अंदर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। उसी को बोला जाएगा गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस। क्या बोला जाएगा? गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस। इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसकी वजह से ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये फिजियोलॉजिकल होता है, नॉर्मल कंडीशन भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई फीमेल जो है वो डायबिटिक है, जिसको बोला जाता है प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, अगर पहले से कोई फीमेल डायबिटिक है, अगर उसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर भी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो वो जो है वो कॉज कर सकता है
ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर वो जो है माल फॉर्मेशन कॉज कर सकता है, यानी जो ऑर्गन्स बनेंगे उनके अंदर क्या कॉज कर सकता है, माल फॉर्मेशन कॉज कर सकता है। नॉर्मल जो गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होता है उनके अंदर कंजेनाइटल एनोमैलीज प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर कोई फीमेल प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस से पीड़ित है, यानी ये जो डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन होगी गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, ये अपने को सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलती है। कब देखने को मिलेगी, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, किसकी बात कर रहे हैं, प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, यानी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले भी फीमेल के अंदर क्या था, डायबिटीज था, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी उसके अंदर क्या है, डायबिटीज परसिस्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकती है, कंजेनाइटल एनोमैलीज देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है, कंजेनाइटल एनोमैलीज देखने को मिल सकती है। लेकिन गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर, किसके अंदर, गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर, इसके अंदर कोई भी कंजेनाइटल एनोमैलीज होने का रिस्क नहीं होता, नो रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनोमैलीज। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे कि किसी फीमेल को गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है, उसकी हमने स्क्रीनिंग करी है 24 वीक पे, है ना, और उसको डिटेक्ट हुआ है गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, तो क्या उसके अंदर कंजेनाइटल एनोमैलीज होने का रिस्क है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो फर्स्ट 12 वीक के अंदर क्या हो जाता है, लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसलिए गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर कोई भी कंजेनाइटल एनोमैली होने का रिस्क नहीं होता। लेकिन जो प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होता है, जो है प्रेगनेंसी से पहले ही क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, डायबिटीज प्रेजेंट होता है, ऐसी कंडीशन में कंजेनाइटल एनोमैलीज होने का रिस्क रहता है। इसलिए अपने को ये चीज हमेशा याद रखनी है कि गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर कोई रिस्क नहीं होगा कंजेनाइटल एनोमैलीज का। गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जो है, इसके लिए हम जो स्क्रीनिंग करते हैं, इसके लिए जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, पता करते हैं, वो करते हैं 24 से 28 वीक पे। कब करते हैं, 24 से 28 वीक पे करते हैं। कब करेंगे, 24 से 28 वीक पे करेंगे, जब फीमेल आपके पास एंटीनेटल विजिट पे आएगी। तो 24 से 28 वीक पे हम क्या करते हैं, गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के लिए क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि ये जो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ना कब से स्टार्ट होता है, ग्लूकोज लेवल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ना कब से स्टार्ट होता है, 20 वीक से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कब से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 20 वीक से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 24 वीक या 28 वीक पे क्या करते हैं, उसके अंदर जो है शुगर का लेवल चेक करते हैं कि शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज में है या फिर बढ़ा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो अभी हम देखेंगे, जब हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर पता करेंगे कि हम फीमेल के अंदर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो उसकी वैल्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि फीमेल जो है उसके अंदर कंजेनाइटल एनोमैलीज होने की रिस्क है या नहीं है, या फिर उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज है या फिर ओवर डायबिटीज है या फिर प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, फीमेल को खुद को नहीं पता होता कि उसको डायबिटीज है, जब वो स्क्रीनिंग के लिए आती है, एंटीनेटल विजिट के लिए आती है, उस टाइम पे क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, उसके ब्लड सैंपल लेंगे, उसकी जांच करेंगे, तब पता चलता है कि इस फीमेल को तो पहले से ही डायबिटीज था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कुछ जो है मेजर्स लेने पड़ते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है ना, तो अभी के लिए अपने को याद रखना है कि ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ना स्टार्ट होता है वो 20 वीक पे बढ़ना स्टार्ट होता है, और 24 से 28 वीक पे हम क्या करते हैं, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। यहां तक आई बात समझ में। गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलता है। क्यों 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 देखने को मिलता है, अगर हम बात करें, देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर
हार्मोन जैसे कि HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मोस्टली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होता है HPL। इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसकी वजह से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाएगा। किस में चेंज नहीं हो पाएगा? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा और हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि 24 वीक के बाद में या फिर 24 से 28 वीक के अंदर इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, जहां पे अपने को ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कारण आपको समझ आ गया क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि HPL जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन रिलीज होगा, ये क्या करेगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है फीमेल के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज नहीं कर पाएगा और ऐसी कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ। अब यहां पे एक चीज अपने को याद रखनी है कि प्रेगनेंसी के अंदर ग्लाइकोस यूरिया यानी यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल होता है। ये कंडीशन कैसी होती है? नॉर्मल कंडीशन है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। अपने को ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्लाइकोज यूरिया प्रेजेंट है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इसको नॉर्मल माना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि 24 से 28 वीक के आसपास में, है ना, उस टाइम पे क्या होगा? जो ग्लूकोज का लेवल है फीमेल की बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है ना। HPL हार्मोन क्या करेगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और वही ग्लूकोज उसका कुछ अमाउंट यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको माना जाता है नॉर्मल। आई बात समझ में? अब देखो ये जरूरी भी होता है, प्रेगनेंसी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना जरूरी भी है। ग्लूकोज किसके लिए जरूरी है? बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? फीटस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। फीटस के डेवलपमेंट के लिए ग्लूकोज जरूरी है। ये ग्लूकोज क्या कर सकता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना, मैटरनल जो इंसुलिन होगा, क्या मैटरनल इंसुलिन जो होता है, क्या बात कर रहे हैं अपन? मैटरनल इंसुलिन जो होता है ये क्रॉस नहीं कर सकता। प्लेसेंटा को ये क्रॉस क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होगी, बच्चे की डिलीवरी होगी, ठीक है ना, पहले तो बच्चे को जो ग्लूकोज था कहां से मिल रहा था? मां से मिल रहा था अपने, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा को ग्लूकोज तो क्रॉस कर सकता है, ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, बच्चे के अंदर जाएगा, बच्चे के डेवलपमेंट में क्या करेगा? हेल्प करेगा। लेकिन जो इंसुलिन है वो क्या नहीं करता? प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। यहां पे एक चीज और याद रखनी है अपने को, बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन, किसका? इंसुलिन का फॉर्मेशन फीटस के अंदर 12 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है? 12 वीक पे किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है? फीटस के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इंसुलिन को क्या बोला जाता है? फीटस के अंदर इंसुलिन को क्या बोला जाता है? ग्रोथ। यानी ये जो इंसुलिन है ये फीटस की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। आई बात समझ में? फीटस की ग्रोथ के लिए इंसुलिन जरूरी होता है और ये इंसुलिन 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी जब फीटस 12 वीक ऑफ गेस्टेशन होता है, यानी 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है, बच्चा जब 12 वीक का होता है, उस टाइम पे उसके अंदर क्या होने स्टार्ट हो जाता है? क्या होना स्टार्ट हो जाता है? फीटस के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये ग्लूकोज बच्चे के अंदर जाता है तो ये इंसुलिन उसके ऊपर काम करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, अभी हमने बात करी कि प्लेसेंटा को ग्लूकोज तो क्रॉस कर लेता है, यानी प्लेसेंटा को क्रॉस करके ग्लूकोज फीटस के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन इंसुलिन जो होगा, मैटरनल इंसुलिन जो होगा, ये क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है ना। अभी यहां पे ग्लूकोज पहुंच गया, बच्चे का बढ़िया से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकता है। अगर उसके अंदर फीमेल अगर डायबिटिक है और डायबिटिक फीमेल के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है, तो पहली बात तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो अपने देखने को मिलेगा, बच्चा साइज में बड़ा होगा, मैक्रोसोमिक बच्चा होगा। दूसरा, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी तो पहले तो उसको ग्लूकोज आराम से मिल रहा था मदर से,
ठीक है ना, लेकिन अभी उसका जो ग्लूकोज है वो तो हो गया बंद, ठीक है ना, जैसे डिलीवरी हुई मदर से ग्लूकोज आना बंद हो गया। अब उसको ग्लूकोज की नीड जितनी होगी अगर वो पूरी नहीं होती है तो बच्चा हमेशा रिस्क में रहता है हाइपोग्लाइसीमिया की। तो ये हमेशा याद रखना है, अगर डायबिटिक मदर का बेबी है तो वो हमेशा किसके रिस्क पर रहेगा, आफ्टर डिलीवरी हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पर रहेगा। अगली बात समझ में, यहां तक ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ग्लूकोज जो है फीटस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे इंसुलिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो किसके लिए, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है बच्चे की, ठीक है ना। अब क्या हमने यहाँ पे एक चीज और पढ़ी कि प्लेसेंटा जो है ग्लूकोज तो इसको क्रॉस कर लेगा, लेकिन उसको इंसुलिन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता, मैटरनल इंसुलिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता, बच्चा अपना खुद का इंसुलिन बनाता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करता रहता है और उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ये चीज आई यहाँ पे समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के, कि गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस किसी फीमेल के अंदर हो, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर एज, फीमेल की एज 25 साल से ज्यादा है, कितनी है, 25 साल से ज्यादा है, उसको प्रीवियस हिस्ट्री है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की, ठीक है ना, अगर प्रीवियसली उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की हिस्ट्री है, या फिर हम बोल सकते हैं फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है किसकी, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की या डायबिटिक मेलाइटिस की, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। अगर एज ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, इसके अलावा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, यानी जो लाइफ स्टाइल वो कैसी है, सिडेंट्री है, आलसी है, एक्सरसाइज नहीं करती है ना, नॉर्मल जो है खान पान उसका अच्छा नहीं है ना, जंक फूड ज्यादा खाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, फीमेल के अंदर डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा एक चीज और हम कर सकते हैं कि ओबेसिटी के अंदर, किसके अंदर, ओबेसिटी के अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है, ओबेसिटी के अंदर भी गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो नॉर्मली जो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होंगे, एसिम्टोमेटिक होता है। कैसा होता है, एसिम्टोमेटिक, नो सिम्टम्स प्रेजेंट, कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर भी रेयर केस के अंदर, कब, रेयर केस के अंदर आपको ट्रिपल पी साइन देखने को मिल सकते हैं, यानी पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है रेयर केस के अंदर। नॉर्मली गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है। आगे यहां तक बात समझ में, रिस्क फैक्टर हमने पढ़ लिए, नॉर्मल हमने समझ लिया कि गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर सीधी सीधी सी बात ये समझ लो कि ये एसिम्टोमेटिक होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं वो बोला जा सकता है, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, बच्चे को सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ग्लूकोज की नीड होगी अपना डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में एचपीएल जो हार्मोन होता है, यहां पे एक और हम रिस्क फैक्टर लिख सकते हैं या कॉज लिख सकते हैं, वो होता है हॉर्मोन्स, और जिसके अंदर हमने पढ़े थे एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो क्या करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। क्या करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होगा मदर के अंदर वो किसके अंदर चेंज नहीं हो पाएगा, ग्लाइकोजन के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा, और ऐसी कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, जो कि जरूरी है फीटस के डेवलपमेंट के लिए। एक चीज और हमने पढ़ी थी, उसको भी याद रखना है कि इसकी स्क्रीनिंग हम 24 से 28 वीक पे करते हैं, 24 से 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पे करते हैं। बच्चे के अंदर जो इंसुलिन बनना स्टार्ट होता है वो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 12 वीक का जब फीटस होता है तब इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन को ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर इंसुलिन को क्या बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। इसके अलावा एक चीज और हमने पढ़ी थी कि ग्लाइकोज यूरिया अगर किसी फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, क्या, ग्लाइकोज यूरिया अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, ग्लाइकोज यूरिया, तो ये नॉर्मल है, यानी यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज देखने को मिल रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल पहले से ही बढ़ा हुआ है, अगर कुछ अमाउंट में ग्लूकोज यूरिन के अंदर देखने को मिलता है तो ये नॉर्मल माना जाता है। आगे यहां तक बात समझे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं देखने को मिलेगा, रेयरली अगर आपको देखने को मिलेगा तो डायबिटिक मेलाइटिस के 3 पी साइन देखने को मिल सकते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया।
आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं या डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसकी डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले तो हमने पढ़ा था, कब करेंगे? देखो, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या फिर हम बोल सकते हैं फीमेल पहले से क्या है, डायबिटिक है, क्या है, फीमेल पहले से डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर 8 से 12 वीक पे अपन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। और इसके लिए या फिर बोल सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस है फीमेल को, तो इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है टेफा, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टेफा, टेफा स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है ना, टेफा स्क्रीनिंग करते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे के अंदर कोई भी कंजेनाइटल एनोमैलीज है, क्या देखते हैं इसके अंदर, कंजेनाइटल एनोमैलीज, कंजेनाइटल एनोमैलीज देखने के लिए टेफा टेस्ट करेंगे, टेफा स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है ना। प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर ही करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर कंजेनाइटल एनोमैलीज होने का रिस्क बहुत कम होता है, बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है ना। जबकि प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर टेफा टेस्ट करेंगे एनोमैलीज का पता लगाने के लिए, कब करेंगे, 8 से 12 वीक के अंदर करते हैं, ठीक है ना। जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है उसी टाइम पे चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई मेजर डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो हम कपल से बात करते हैं और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए उनको सजेस्ट करते हैं। इसीलिए 8 से 12 वीक पे ही कर दिया जाता है। टेफा टेस्ट एक टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है ना। तो ये कब करते हैं, 8 से 12 वीक पे करते हैं, याद रखना है। डायबिटिक मेलाइटिस है, गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है, नॉर्मल स्क्रीनिंग कब करेंगे, गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के लिए नॉर्मल स्क्रीनिंग कब करते हैं, 24 से 28 वीक। अभी पढ़ा था हमने, ठीक है ना, कब करेंगे, 24 से 28 वीक करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर किया जाता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम फीमेल को 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml वाटर के अंदर क्या देंगे, फीमेल को देंगे कि भाई इसको पी लो। 75 ग्राम हमने ग्लूकोज लिया, उसके अंदर 300 ml पानी मिलाया, फिर वो उसको फीमेल को देंगे कि भाई इसको पी लो। जैसे ही वो उसको पिएगी, उसके 2 घंटे बाद 2 आवर्स आफ्टर हम क्या करेंगे, शुगर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे। अगर अगर देखो शुगर का लेवल जो है बिलो 140 आ रहा है, कितना आ रहा है, 140 mg/dl से कम आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल है, फीमेल को डायबिटीज नहीं है, गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस नहीं है। लेकिन अगर यही 140 से 200 के बीच आ रहा है, कितना आ रहा है, 140 से 200 mg/dl आ रहा है, और अगर दूसरी हम बात करें 140 से 200 आ रहा है, एक तो है ना, 140 से 200, और दूसरा 200 से ज्यादा आ रहा है, 200 mg/dl। अगर 140 से 200 के बीच है तो इस कंडीशन को बोला जाएगा गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। क्या बोला जाएगा, गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। और अगर 200 से ज्यादा आ रहा है तो इसको बोलेंगे ओवर्ट डायबिटिक, ओवर डायबिटिक मेलाइटिस। क्या बोलेंगे, ओवर डायबिटिक मेलाइटिस। क्या मतलब है ओवर डायबिटिक मेलाइटिस का, सीधा सा सिंपल मतलब है ओवर डायबिटिक मेलाइटिस, या इसी को बोलते हैं प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। ओवर डायबिटिक मेलाइटिस या प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, प्रेगनेंसी के पहले भी शुगर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी के पहले भी जो है शुगर का लेवल जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, डायबिटिक की कंडीशन होगी, आफ्टर प्रेगनेंसी भी होगी, ठीक है ना। ओवर डायबिटिक मेलाइटिस या फिर बोल सकते हैं प्री गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, इनके अंदर कंजेनाइटल एनोमैलीज होने का रिस्क रहता है। नॉर्मल गैस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जो होगी उसके अंदर जो है कंजेनाइटल एनोमैलीज होने का रिस्क नहीं होता। मैंने 5 बार आपको बताया, क्यों, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कैसे करेंगे स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, फीमेल को क्या करेंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज लेंगे, 300 ml पानी के अंदर उसको मिलाएंगे, 300 ml पानी के अंदर उसको डाल के फीमेल को पिला देंगे, ठीक है ना। 2 घंटे बाद हम क्या करेंगे, शुगर चेक करेंगे। अगर 140 mg/dl से नीचे आ रहा है तो समझो नॉर्मल है,
अगर 140 से 200 के बीच आ रहा है तो उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस है। गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस जो है वो नॉर्मल कंडीशन है, उसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, इस चीज का याद रखना। ना ही उसके अंदर कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन होने की रिस्क रहती है, ठीक है। अगर उसका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है 200 mg पर डीएल से ज्यादा है तो इस कंडीशन को बोला जाता है ओवर डायबिटिक मेलाइटस। प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस उसके अंदर हो सकती है। इसके अंदर आपको जो है इसको ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी दिए जाते हैं। यहां तक आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है ना। स्क्रीनिंग कर ली, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ये जो आपने गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस पढ़ा है इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो सबसे अच्छा मैनेजमेंट होता है, अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसका सबसे अच्छा मैनेजमेंट होगा, आप क्या करोगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, और कोई मेडिकेशन नहीं दी जाती। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, और कोई उसके अंदर क्या नहीं होता, रिस्क नहीं होता। क्या नहीं होता, रिस्क नहीं होता, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है ना। इसके अंदर बोल सकते हैं एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करनी है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है डाइट मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है, डाइट मॉडिफिकेशन करना है। डाइट मॉडिफिकेशन जरूरी है क्योंकि डाइट से जो है जो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बात समझ में, ये चीज आई समझ में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है जिसके अंदर एक्सरसाइज, डेली डाइट मॉडिफिकेशन करना है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा अगर बोले तो कभी कभी इंसुलिन भी फीमेल को दिया जाता है। इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर फीमेल के अंदर ओवर डायबिटीज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ओवर डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिल रहा है, या प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर इंसुलिन जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये चीज याद रखनी है। ओवर डायबिटिक मेलाइटस होगा, प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस होगा, तो उसके अंदर इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इन रेयर केस, ये भी याद रखना है, इन रेयर केस, इन रेयर केस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का यूज कब करेंगे, रेयर केस में करेंगे। कब करेंगे, करेंगे हम कब, जब ओवर डायबिटिक मेलाइटिस होगा या जो है प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होगा। नॉर्मल गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर हम किसका यूज नहीं करते, इंसुलिन का नहीं करते। सिर्फ किसका करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाएंगे। फीमेल के अंदर जो एक्सरसाइज है वो उससे करवाते हैं, डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। ये सारी चीजें हम किसके अंदर करेंगे, जो अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम सिर्फ यही चीजें यूज करते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हम डिलीवरी का प्लान करते हैं कि फीमेल के अंदर जो डिलीवरी होने वाली है वो कैसे करवानी है, डिलीवरी कैसे करवाएंगे। देखो एक चीज और याद रखनी है, जब भी डिलीवरी करवानी होगी, क्या करवानी होगी, डिलीवरी जब भी करवानी है फीमेल की, ऐसी कंडीशन में गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर हमें पोस्ट टर्म डिलीवरी को अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है, पोस्ट टर्म डिलीवरी को क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। किसको अवॉइड करवाना है, पोस्ट टर्म डिलीवरी को अवॉइड करवाना है, यानी 40 वीक के बाद में डिलीवरी को क्या करवाना है, अवॉइड करवाना है। यानी 40 वीक से पहले क्या हो जानी चाहिए, डिलीवरी हो जानी चाहिए, है ना। पोस्ट टर्म कब बोलते हैं, 42 वीक बोलते हैं, लेकिन अपने को 40 वीक से पहले बच्चे की क्या करवानी है, डिलीवरी करवानी है। ये चीज आई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, तो मदर के अंदर अगर हम देखें, मदर के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे और फीटस के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। मदर के अंदर अगर हम बात करें तो मदर के अंदर जो हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे वो होता है प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया।
मदर हमेशा किसकी रिस्क पे होगी? जो गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की मदर है वो किसकी रिस्क पे होगी? प्री एक्लेम्सिया की रिस्क पे होती है। दूसरा, पॉलीहाइड्रोएमिनोज देखने को मिल सकता है। पॉलीहाइड्राएमिनोज ये क्या होता है? जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है ना नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको बोला जाता है पॉलीहाइड्राएमिनोज। तो इसकी भी रिस्क पे रहेगी गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस वाली मदर। उसके अलावा सिजेरियन डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मली जो है हो जाती है गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर, लेकिन समटाइम्स रिस्क होता है कि सिजेरियन डिलीवरी जो है वो करवानी पड़ेगी। उसके अलावा आफ्टर प्रेगनेंसी रिस्क फॉर डायबिटिक मेलाइटिस, प्रेगनेंसी के बाद में डायबिटिक मेलाइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है अगर किसी फीमेल को गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस पहले से है। ये चीज आई समझ में। अगर और बात करें, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। फीटस का क्या देखने को मिल सकता है? माल प्रेजेंटेशन यहां पे देखने को मिल सकता है कि फीटस के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं हो, जिससे बच्चे की जो डिलीवरी है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर हम बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग लेबर देखने को मिल सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर देखने को मिल सकता है। ये चीज आई समझ में। कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं हम गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन जो मदर के अंदर देखने को मिलेंगे उसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा प्री एक्लेम्सिया देखने को मिल सकता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोज देखने को मिल सकता है, रिस्क फॉर सिजेरियन डिलीवरी रहता है, आफ्टर प्रेगनेंसी डायबिटिक मेलाइटिस का रिस्क रहता है, उसके अलावा माल प्रेजेंटेशन फीटस के अंदर देखने को मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर देखने को मिल सकता है। ये कुछ रिस्क होते हैं मदर के अंदर। अगर फीटस की बात करें तो फीटस के अंदर रिस्क रहता है किस चीज का? हाइपोग्लाइसीमिया का। अभी हमने बात करी थी कि जो प्लेसेंटा है उसको ग्लूकोज तो पार कर लेता है ना, लेकिन इंसुलिन पार नहीं कर पाता। इंसुलिन बच्चा 12 वीक पे खुद से बनाने लग जाता है। बच्चे को गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, मदर को गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है, शुगर का लेवल खूब बढ़ा हुआ है ना। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी, बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में, बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में क्या देखने को मिलेगा अपने को? बच्चा जो है उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो सडन डाउन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले को जो उसको मदर से ग्लूकोज की सप्लाई हो रही थी ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना, वो तो एकदम से कट हो गई। इंसुलिन उसके पास बन ही रहा है, लेकिन ग्लूकोज की सप्लाई जो पहले से चल रही थी है ना, वो क्या हो गई? कट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में सडन हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। तो हमेशा डिलीवरी के बाद में बच्चे को किसके लिए ऑब्जर्व करते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आरडीएस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिलेगा। यानी इसके अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा? मैक्रोसोमिक, यानी नॉर्मल जो वेट होता है बच्चे का, नॉर्मल जो साइज होगा उससे बड़ा बच्चा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमेशा रिस्क रहता है शोल्डर डिस्टोसिया, यानी जो शोल्डर है वो पेल्विस में जाके डिलीवरी के टाइम पे फंस जाएगा, ठीक है, इसलिए ये हमेशा रिस्क रहता है। इसके अलावा मैक्रोसोमिक बच्चा देखने को मिलेगा, शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिलेगा, आरडीएस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और बोल सकते हैं, ओबेस बच्चा देखने को मिलेगा, ओबेसिटी देखने को मिलेगी लेटर लाइफ में, ओबेसिटी और रिस्क फॉर डायबिटिक मेलाइटिस, है ना। ऐसा बच्चा जो होगा गेस्टेशनल, जिसके अंदर मदर के अंदर गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है या प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस था, उस मदर का जो बेबी होगा वो ओबेस देखने को मिलेगा। हमेशा उसके अंदर किसका रिस्क रहेगा? ओबेसिटी का रिस्क रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फर्दर लाइफ के अंदर उसको हमेशा डायबिटिक होने का रिस्क रहेगा। उसके अलावा बात करिए आरडीएस, मैक्रोसोमिक, शोल्डर डिस्टोसिया, हाइपोग्लाइसीमिया की, उसके अंदर क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। तो ये पढ़ा हमने गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था कि गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होता क्या है। देखो, नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमने बात की कि डायबिटिक मेलाइटिस जो होगा और डायबिटिक मेलाइटिस फर्स्ट और सेकंड, ये इन दोनों में से कोई से टाइप का नहीं होता। गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है ना, जो लगभग लगभग फीमेल के अंदर प्रेजेंट ही होगी। इससे कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते, इसके अंदर मोस्टली कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलेगा, ओवर डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलेगा, या गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर ही शुगर का लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से मदर के अंदर, फीटस के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं जो हमने पढ़े थे, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन के अंदर चेंज होता है। कौन चेंज करता है? इंसुलिन चेंज करता है।
कहाँ से रिलीज होगा? पैनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है, ठीक है ना, जो क्या करेगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करेगा और ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखेगा बॉडी के अंदर। लेकिन क्या होता है, जैसे ही इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर कम होगा या इंसुलिन का रिलीज कम होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा या फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऐसी कंडीशन के अंदर जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर, इसको बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस नहीं प्रेजेंट होता या फिर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उस कंडीशन के अंदर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ग्लूकोज क्या देखने को मिलता है? बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ये जरूरी भी है, क्यों जरूरी है कि इस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और बच्चे को जो ग्लूकोज मिलता है कहां से मिलता है? मदर से मिलता है। इसलिए जो ग्लूकोज की नीड है बच्चे की पूरा करने के लिए, इसीलिए ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, हाँ एक चीज और हमने पढ़ी थी कि प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होगा या ओवर डायबिटिक मेलाइटिस होगा, यानी फीमेल के अंदर पहले से डायबिटिक मेलाइटिस प्रेजेंट होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपको कंजेनाइटल एनोमैलीज देखने को मिलेगी। लेकिन गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर, किसके अंदर? गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर आपको कोई कंजेनाइटल एनोमैलीज नहीं देखने को मिलेगी। यहां तक ये बात समझ में, इस चीज को याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं गेस्टेशनल, यहाँ पे ये पढ़ लिया था हमने, इसकी स्क्रीनिंग कब करेंगे? गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की रिस्क की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है 24 से 28 वीक पे। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, फीमेल पहले से डायबिटिक है, अपने को पता है ना कि फीमेल पहले से डायबिटिक है, प्री गेस्टेशनल डायबिटीज है उसको, तो उसका हम स्क्रीनिंग करेंगे 8 से 12 वीक पे, चेक करेंगे कोई कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन या कंजेनाइटल एनोमैलीज है कि नहीं। देखो जब बच्चा क्या होता है 8 से 12 वीक का होता है या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है 12 वीक तक, तो उसका क्या हो रहा था? ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है, नए नए ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब क्या होगा? प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस होगा, यानी डायबिटिक मेलाइटिस प्रेगनेंसी से पहले से प्रेजेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और वो फ्री रेडिकल्स किसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं? वो पैदा करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर डिस्टर्बेंस, और उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है कंजेनाइटल एनोमैलीज। ये चीज आई समझ में? ग्लूकोज लेवल स्टार्ट इंक्रीजिंग, हाँ ग्लूकोज का लेवल जो होता है फीमेल के अंदर 20 वीक पे बढ़ना स्टार्ट होता है ना, इसके लिए हम इसकी स्क्रीनिंग जो है 24 से 28 वीक पे करते हैं। इंसुलिन जो बच्चे के अंदर बनना स्टार्ट होता है वो 12 वीक पे स्टार्ट होता है, इसलिए इंसुलिन को ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था कि एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या कॉज करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के अंदर चेंज नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर किसी फीमेल के यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिल रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट होगी, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर, तो ग्लूकोज नॉर्मल सी बात है किसके अंदर देखने को मिल सकता है? यूरिन के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि ग्लूकोज जो है फीटस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है? प्लेसेंटा से ग्लूकोज तो क्रॉस कर लेता है लेकिन इंसुलिन क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हम बोलते हैं कि जब जो प्लेसेंटा जो है उससे जो है ग्लूकोज तो क्रॉस कर लेता है लेकिन इंसुलिन जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता। इंसुलिन बच्चा खुद बनाता है, कब बनाना स्टार्ट कर देता है? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे बनाना स्टार्ट कर देता है, जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना। अगला हमने पढ़ा था कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हार्मोन जो है जैसे कि एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या कॉज करते हैं? ये क्या कॉज करेंगे? ये करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरा हमने बात करी थी कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, पहले से अगर फीमेल को गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस हो रखा है पिछली प्रेगनेंसी में, या फिर फीमेल को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, तो ऐसी कंडीशन में अपने क्या देखने को मिलेगा? गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिलेगा। एज 25 ईयर से ज्यादा है तो अपने किसकी रिस्क पर रहेगी? गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की रिस्क पर रहेगी। अगर फैमिली हिस्ट्री है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस की तो क्या देखने को मिल सकता है? गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिल सकता है। या फिर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है अगर फीमेल का, तो उसके अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है? गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिल सकता है। ओबेस फीमेल है, ठीक है ना, ओबेसिटी अगर उसके अंदर है तो उसके अंदर भी रिस्क रहता है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस डेवलप होने का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करी थी हमने कि इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो नहीं देखने को मिलते। रेयर केस के अंदर आपको ट्रिपल पी साइन देखने को मिल सकता है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। आगे बात समझ में, ग्लाइकोज यूरिया अगर देखने को मिलता है तो नॉर्मल सी कंडीशन है। ग्लाइकोज यूरिया प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर देखने को मिल सकता है, क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट होगी तो उसके अंदर अगर ग्लूकोज यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये नॉर्मल कंडीशन है।
अगला हमने डायग्नोसिस की बात करी थी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, कोई फीमेल पहले से डायबिटिक है, तो उसके अंदर हम 8 से 12 वीक पे स्क्रीनिंग करेंगे, जिससे कि पता चल पाए कि ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर कोई दिक्कत हुई है कि नहीं है। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, टेफा स्कैन करते हैं या टेफा टेस्ट करते हैं। टेफा स्कैन करेंगे, अल्ट्रासाउंड होता है एक टाइप का, ठीक है ना। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, ऑर्गेनोजेनेसिस जो है बच्चे के ऑर्गन्स को देखते हैं कि बच्चे के ऑर्गन्स के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कंजेनाइटल एनोमलीज है कि नहीं। गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के लिए अपन 24 से 28 वीक पे जब जो मदर है वो किसके लिए आएगी, एंटीनेटल विजिट के लिए आएगी, तब स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, 75 ग्राम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, 300 ml वाटर के अंदर उसको घोल के मदर को पिला देंगे। 2 घंटे बाद में उसका शुगर का लेवल चेक करेंगे। अगर शुगर का लेवल 140 mg पर डीएल अगर अपने को देखने को मिल रहा है, 140 mg पर डीएल से कम देखने को मिल रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर 140 से 200 के बीच देखने को मिल रहा है तो गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस है, और अगर 200 mg पर डीएल से ज्यादा देखने को मिल रहा है तो ये कैसी ओवर डायबिटिक मेलाइटिस बोलेंगे, या फिर इसी को बोलते हैं प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। यानी मदर के अंदर पहले से क्या था, डायबिटीज था। कभी कभी होता है कि मदर को पता ही नहीं होता कि उसको डायबिटीज होता है, ऐसे टाइम पे पता चलता है, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस या ओवर डायबिटिक मेलाइटिस। नेक्स्ट बात करी थी हमने कि क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो इसके मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज डाइट मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है ना, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर। लेकिन अगर ओवर डायबिटिक मेलाइटिस देखने को मिल रहा है आपको, तो ऐसी कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है इंसुलिन। उसके साथ साथ हम फॉलिक एसिड भी देते हैं। क्या देते हैं, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन भी देते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। और रेयर केस में या स्पेसिफिक केस में हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट भी दिए जाते हैं, ठीक है ना, मेटफॉर्मिन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, तो मदर के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोज हो सकता है, सिजेरियन डिलीवरी का रिस्क रहता है, आफ्टर प्रेगनेंसी जो डायबिटिक मेलाइटिस होने का रिस्क रहता है, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर देखने को मिल सकता है, या फिर क्या देखने को मिल सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर फीमेल के अंदर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी फीटस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो फीटस के अंदर वो फीटस हमेशा रिस्क पर रहेगा हाइपोग्लाइसीमिया की। उसके अलावा आरडीएस देखने को मिल सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया, मैक्रोसोमिक बेबी देखने को मिल सकता है, और हमेशा बच्चा किसके रिस्क पर रहेगा, डायबिटिक मेलाइटिस की, और लेटर लाइफ के अंदर ओबेसिटी के रिस्क पर रहता है। या तो कई बात समझ में, कुछ इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर आपको ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मान लो प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस हो गया है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमैली इन मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमैली इन गेस्टेशनल प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर जो हमें सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली कौन सा जो है कंजेनाइटल एनोमैलीज अपने को देखने को मिलेगी, तो वो अपने को देखने को मिलेगी कौन सी कंजेनाइटल एनोमैलीज देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, है ना। इसके अलावा हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। अगर प्रियोरिटी पूछे तो सबसे पहले तो अपने को करना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर वीएसडी देखने को मिलेगा। अगर पूछ ले कि सेकंड अपने को क्या देखने को मिल सकता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलेगा, एनेंसेफेली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एनेंसेफेली देखने को मिलेगा। याद रखना है, मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिल सकता है, वीएसडी देखने को मिल सकता है कार्डियोवैस्कुलर के अंदर। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर बोल दे कि किसी प्री गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस वाला बच्चा था, उसके अंदर आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलेगा, तो एनेंसेफेली देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन या फिर एनोमैली कौन सी देखने को मिलेगी, मोस्ट स्पेसिफिक एनोमैली
कार्डियोवैस्कुलर के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर मोस्ट स्पेसिफिक एनोमैली कौन सी देखने को मिलती है, या फिर इसको बोल सकते हैं रेयरली कौन सी देखने को मिलेगी, तो वो देखने को मिलती है ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। क्या देखने को मिलेगी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी होगी और अरोटा होगी उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, जहां पहले पल्मोनरी आर्टरी थी वहां अरोटा आ जाएगी, जहां अरोटा थी वहां पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी। अब अगर हम बात करें कि ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेली, ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेली इन ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेली इन प्री-गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, प्री-गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस के अंदर ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेलीज कौन सी देखने को मिल सकती है, तो वो देखने को मिलती है, कौन सी देखने को मिलती है, फटाफट से आंसर बताओ, कौन सी देखने को मिलेगी, सैक्रल एजेनेसिस। क्या देखने को मिलता है, सैक्रल एजेनेसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सैक्रल एजेनेसिस। और अगर इसके अंदर भी बात करें तो कौन सा देखने को मिलेगा, कॉडल, कॉडल कौन सा देखने को मिलेगा, कॉडल सिंड्रोम कौन सा देखने को मिलता है, कॉडल सिंड्रोम देखने को मिलता है। ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेली अगर आपसे पूछे, देखो तीन इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीगेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस के अंदर कंजेनाइटल एनोमेलीज का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो कौन सी कंजेनाइटल एनोमेलीज देखने को मिलेगी, तो मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना, वो कौन सी देखने को मिलती है, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर देखने को मिलेगी, कौन सी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर नर्वस के अंदर पूछ ले तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एनेंसेफेली होता है, ठीक है ना। अगर बात करें कि रेयर या स्पेसिफिक कौन सा देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलेगा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेलीज कौन सी देखने को मिलेगी, ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेलीज, जीसीए, ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमेली कौन सी देखने को मिलेगी, तो वो कौन सी देखने को मिलती है, सैक्रल एजेनेसिस या कोडल सिंड्रोम। कौन सा देखने को मिलता है, कोडल सिंड्रोम देखने को मिलता है। यहां तक आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, आई होप आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है या फिर ऐसे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे और उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। बाकी इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी आपको ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको ऐसे ही अच्छे क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जुड़े रहो नर्सिंग बीट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।